अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, इस्लाम ने जो सोशल लाइफ है, समाजी ज़िंदगी, उसके लिए बहुत बेहतरीन और बड़ा उम्दा इंतज़ाम इसकी इब्तिदा से ही किया हुआ है, जिसकी एक मिसाल है हमारी इबादतें। अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहता तो इबादतों का हुक्म तो दिया ही था और कहता कि अपनी अपनी इबादतें करो, और लोग अपने अपने घरों में इबादतें या सलात या नमाज पढ़ते, रोज़ा रखते। लेकिन अल्लाह ने एक निज़ाम जो हमको दिया अल्लाह अपने रसूल के ज़रिए से, वो निज़ाम ये है कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाओ। जाहिर सी बात है कि जब मस्जिद में आदमी नमाज़ पढ़ने के लिए आएगा तो सारा मोहल्ला या मोहल्ले के सारे लोग वहाँ एक दूसरे से मिलेंगे। और ऐसा तो होता नहीं है, ये इंसानी फितरत नहीं कि आदमी आए, नमाज़ पढ़े और बस गूंगों और की तरह वापस चला जाए। जब मिलते हैं तो एक दूसरे की खैर खैरियत पूछते हैं, एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं, क्या हो रहा है हमारे समाज में, हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में, हमारे मुल्क में, इस पर भी बातें करते हैं। तो एक निज़ाम अल्लाह ने दिया, मस्जिद को उसका एक ज़रिया बनाया कि हमारे दरमियान में एक सोशल लाइफ डेवलप हो। आप गौर से देखिए, ये निज़ाम किसी मज़हब में नहीं है। क्रिश्चियन यकीनन संडे के दिन चर्च में जाते हैं सर्विस के लिए, एक दिन जमा होते हैं, लेकिन यहाँ तो दिन में 5 मरतबा जमा होने का अल्लाह ने निज़ाम कर दिया। मकसद यही है कि मुसलमान एक दूसरे से इस तरह आपस में मरबूत हों, इस तरह मिले रहें कि दिन में 5 बार मुलाकात करें। और अगर आप इस पर गौर करें तो देखिए, बल्कि एक और उसमें अगर मैं ऐड करना चाहूँ कि भाई साल में 1 मरतबा जो है उसमें आपको ईदगाह में नमाज़ पढ़ना है, यानी सारे शहर को बाहर निकल कर एक जगह जमा होना है। तो वहाँ सारे शहर के लोगों की आपस में मुलाकात होनी चाहिए, शहर के जो मामलात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उस पर डिस्कस हो। तो ये अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है। और अगर हम उससे आगे जाएं तो साल में 1 मरतबा सारी दुनिया के मुसलमानों को अल्लाह ताला ने एक जगह जमा कर दिया कि वहाँ मिलो, एक दूसरे से इंटरेक्शन हो, मुलाकातें हों, एक दूसरे की खैर खैरियत, हाल चाल पता लगेंगे, कौन से मुल्क में क्या हो रहा है। ठीक है, आज सोशल मीडिया का ज़माना है। आज 1 मिनट में यहाँ की खबर अमेरिका, और अमेरिका की 1 मिनट में खबर नागपुर में हमको या 1 सेकंड में पता लग जाता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन एक ज़माना था कोई ख़बर नहीं थी, कोई टेलीविज़न नहीं था, कोई रेडियो भी नहीं थे, लेकिन हज के लिए बहरहाल पूरी दुनिया के मुसलमान एक जगह जमा होते थे और फिर पता लग जाता था कि दुनिया में अलग अलग इलाक़ों में मुसलमानों के क्या हालत है, किसके साथ क्या हालात हो रहे हैं, कौन किस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, किसको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो बहरहाल ये एक अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है। मस्जिद का एक बड़ा अहम मकसद ये है कि जिस तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद नबवी हमारी तमाम यानी एक्टिविटीज़ का, हमारे तमाम कामों का मरकज़ हुआ करती, तमाम अहम कामों का, यानी हुकूमत भी मस्जिद नबवी से चलती थी हुज़ूर के ज़माने में। तो हमारा मकसद वही है, हमारी कमेटी वही चाहती है कि मस्जिद में तमाम जो दीन की एक्टिविटीज़ हैं, उससे रिलेटेड जो अहम माशरती मामलात हैं, उस पर भी हमारे यहाँ तबादला ख़याल हो, उस पर भी हमारे दरमियान डिस्कशन हो। इस सिलसिले में जैसा कि हमने पहले एक निज़ाम बना रखा है कि हम हर महीने के आखिरी जुमे को किसी मुकर्रिर को बाहर से मदऊ करते हैं, यानी इमाम साहब के अलावा कोई शख्स यहाँ आता है और जो करंट टॉपिक है, एजुकेशन, जॉब, सर्विसेज या बिज़नेस या फिर कोई समाजी मसाइल है ना, या फिर हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड कोई टॉपिक हो, उस पर वो हमारी रहनुमाई करे, हमको अपग्रेड करे। और इस सिलसिले में आज हमने जिनको मदऊ किया है वो हैं जनाब आफ्ताब आलम ख़ान साहब। आप सोशली काफ़ी एक्टिव हैं
एक आध तंजीम से नहीं, कई तंजीमों से वाबस्ता हैं। CSRE के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और आपके कामठी रोड पर जो उप्पलवाड़ी है वहाँ पर एक तंजीम है जिसका नाम शायद फलाह सोसाइटी है, उसके भी आप प्रेसिडेंट रह चुके हैं और हैं भी अभी भी। और वो तंजीम भी बहुत गरीब लोगों में तालीम के मुताल्लिक़ और उनके जो दूसरे मामलात हैं उसमें भी काफ़ी फ़ाल, काफ़ी एक्टिव है। इस तरह आप कई तंजीमों से वाबस्ता हैं, बहुत ज़्यादा तारुफ़ की ज़रूरत नहीं, तकरीबन हम सभी उनको जानते हैं। मैं यहाँ आज हमने जिस टॉपिक पर उनको यहाँ बोलने के लिए, अपने इज़हार ख़याल के लिए बुलाया है, वो है कि इलेक्शन और उसमें जो हम वोटिंग करते हैं उसकी क्या अहमियत है, मुसलमानों के साथ क्या मसाइल हैं, और वो क्यों इस नेमत को जो अल्लाह ने हमको दी है जमहूरियत के निज़ाम में, उसका फ़ायदा क्यों नहीं पूरी तरह से उठा पाते हैं। इस टॉपिक पर इज़हार ख़याल के लिए मैं उन्हें यहाँ मदऊ करता हूँ जनाब आफ्ताब आलम ख़ान साहब को, कि वो आएँ और हमारी रहनुमाई फरमाएँ। इसको नीचे ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम बुज़ुर्गों और प्यारे दोस्तों साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं इसके लिए अपनी सआदत समझता हूँ कि आज इस मस्जिद में खुतबे से पहले समाजी मसाइल के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया गया है। इस मस्जिद के इंतज़ामिया का तो मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ये बड़ी अच्छी पहल है कि पूरी ज़िंदगी जो है एक कंप्लीट ज़िंदगी है। ऐसा नहीं है कि दीनी ज़िंदगी अलग है और दुनियावी ज़िंदगी अलग है। सारे मसाइल एक दूसरे से गुथे हुए हैं। समाज से, जिस समाज में हम रहते हैं उसकी भी हम पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो वो समाज के मसाइल भी कभी कभी गाहे गाहे हमारे सामने आते रहना चाहिए। तो जिस तरीके से शकील सर ने बताया कि यहाँ पर जो है हर महीने कम से एक जुमे को ख़िताब के लिए जहाँ पर किसी समाजी या इस्लाही या मेडिकल के किसी एक्सपर्ट को बुलाया जाता है और उनको बात रखने का मौका दिया जाता है। तो आज मुझे कुछ बात करने का मौका दिया गया है और वो टॉपिक जो है हमारा वोट की अहमियत और हमारी जिम्मेदारियाँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर एक कामयाब डेमोक्रेसी पिछले 75 सालों से चल रही है। वरना हमारे पड़ोस में कुछ ऐसे मुल्क हैं जो हमारे साथ में जिनको आज़ादी मिली, वहाँ पर जमहूरियत इस तरीके से कामयाब नहीं रह पाई, बल्कि कई दफ़ा फ़ौजी हुक्मरानों ने वहाँ पर हुकूमतें की। तो हमें शुक्र अदा करने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला ने कम से कम इस मुल्क में हमको 75 साल से एक कामयाब डेमोक्रेसी जो है और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हम जी रहे हैं। डेमोक्रेसी एक ऐसा तरीक़ा हुकूमत है, किसी ज़माने में तलवार के ज़ोर पर लोग गद्दी नशीन हुआ करते थे। जिसकी तलवार में जितनी ताकत होती थी वही गद्दी उसको मिलती थी। अगर हम पुराने हिंदुस्तान की तारीख़ उठा के देखेंगे तो चाहे वो मुस्लिम रहनुमा हों या हिंदू हों या किसी और मज़हब के मानने वाले हों, जिसके पास में ताकत रहती थी उसके पास से हुकूमत रहती थी। और हुकूमत बदलने का एक ही तरीका था कि ज़्यादा से ज़्यादा ताकत जमा करके दूसरे को पीछे रखने का।
डेमोक्रेसी का ऐसा तरीका है जिसमें एक यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, मतलब जितने एडल्ट हैं, जितने 18 साल के ऊपर के लोग हैं, सबको ये अख्तियार दिया गया है कि वो अपनी मर्ज़ी से एक पीरियड के बाद में, जैसे हमारा हिंदुस्तान में 5 साल के बाद में हमको ये अख्तियार दिया जाता है, या हमें ये ऑप्शन रहता है हमारे पास में कि वो जो हुकूमत चल रही है वो हुकूमत को रखें या इसको तब्दील करें। और हमने देखा है कि पिछले 70 सालों में कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि हुकूमतें जो हैं तब्दील कर दी गई हैं। ये वोट के अंदर में बड़ी ताकत होती है। समाज में कुछ गलतफहमियाँ रहती हैं, कुछ लोग ऐसे बोलते नज़र आते हैं कि भाई एक वोट से क्या होता, मेरे वोट से क्या होता, कुछ लोगों के वोट से क्या होता। ये बात सही नहीं है। हर वोट की एक ताकत होती है। ये जब रिज़ल्ट आते हैं और उसके अंदर हम देखते हैं कि कभी कभी कुछ कैंडिडेट जो हैं वो चंद वोटों से हार जाते हैं और उनका जो है वो तकदीर सील हो जाती है। तो डेमोक्रेसी के अंदर में हर वोट की अहमियत है। इसी वोट का इस्तेमाल करके जो है, जो लोग कामयाबी से इस्तेमाल कर रहे हैं वो सत्ता पर काबिज भी हो जाते हैं, और जब वो वोटर्स की निगाह में गिर जाते हैं तो ये वोटर्स है उन्हें उखाड़ के फेंक देते हैं। इस मौके पर मैं चाहूँगा कि पिछले चंद सालों में जो हिंदुस्तान के अंदर में माहौल है उसके ऊपर मैं, हालत हाजरा के ऊपर मैं थोड़ी सी कुछ बात करूँ कि डेमोक्रेसी के सफ़र में पिछले चंद सालों के अंदर में बड़ी तब्दीलियाँ देखने में आई हैं। हमारा माहौल जो है वो बहुत जहर आलूद हो गया है, कम्युनलिज्म और बहुत बढ़ चुका है, और वो बातें हमको देखने को और सुनने को मिल रही हैं जो पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एक सोची समझी स्कीम के तहत मुस्लिम्स को मार्जिनलाइज या पसमानदा रखने की कोशिश की जा रही है। उनको इदारों से तो अलग किया ही जा रहा है, बल्कि उस सियासी मैदान में भी आप देखोगे कि जितना हमारा शेयर है, जैसे 14% हमारी तादाद हिंदुस्तान में, तो आपको असेंबलीज़ में और पार्लियामेंट्री सीट्स के अंदर में ऐसा कोई परसेंटेज नज़र नहीं आता। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में, गवर्नेंस के अंदर में लोग रहेंगे नहीं, तो फिर हमारे जो हुकूक हैं, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो किस तरीके से उसकी हिफाजत हो पाएगी। और यही हुआ है। पिछले चंद सालों में हमने देखा है कि बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं जिसमें जो है हमको बड़ा ऐसा लगने लगा कि नहीं, मुसलमान जो है बहुत यहाँ पर कमज़ोर कर दिया गया है, और उसके साथ में जो है वो दोगला शुरू किया जा रहा है। अभी जैसे थोड़े चंद साल पहले CAA के लिए हमको बहुत एजिटेशन करना पड़ा, लेकिन वो कायदा बन गया। CAA कोई ऐसा कानून, उसका ज़मीनी सतह पे कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन वो CAA के कानून के ज़रिए एक एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही थी कि भाई मुसलमान जो हैं वो दूसरे दर्जे का शहरी है। उसमें ख़ास बात ये थी कि वो गैर मुस्लिम जो अफ़गानिस्तान में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, उन पर अगर कुछ परसिक्यूशन होता है और वो अगर हिंदुस्तान में आएंगे तो उनको बराबर सिटीजनशिप मिल जाएगी, लेकिन मुसलमान के लिए वो रास्ता बंद। तो मतलब उनका कहने का मतलब यही था कि जो है आप इक्वल नहीं हो। तो इस किस्म का तस्वुर देने की बात सोच रहे थे। और ऐसे लोगों की तादाद, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा तादाद, कुछ लोग हैं, लेकिन आज जो है उनको वर्चस्व, आज उनको जो है वो थोड़ी सी पावर मिल गया है। इस वजह से वो अपने एजेंडे के ऊपर में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। उस तरीके से 370 जैसी दफ़ा हमने देखा कि बिला वजह एक अच्छा चल रहा था कश्मीर के अंदर में, लेकिन 370 के ताल्लुक़ से उसको ख़त्म करके कश्मीर के ऊपर में ज़बरदस्त जुल्म किया गया। और आज भी वो केस जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, जो बिल्कुल गैर आइनी तौर पर जो है उसको ख़त्म किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी तक आया नहीं। उस तरीके से हम देखते हैं कि हिजाब का मसला कर्नाटक में डेवलप किया गया, और बिला वजह उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसको आग दी गई, और उसके वजह से कई 100 बच्चियाँ जो हैं वो स्कूल, और उनको स्कूल कॉलेजेस चेंज करने पड़े, और कुछ लोगों ने तो एग्ज़ाम देने से भी महरूम रह गए। इस तरीके से हम देखते हैं कि कभी कभी मॉब लिंचिंग वगैरह हो जाया करती है। गाय के इशू को इतना गर्म किया गया है कि उसके वजह से जो है वो हज़ारों लोग अपने कारोबार उनके मुतासिर हुए हैं, और उसकी वजह से कई लोग जेलों में हैं, कई उनको परसिक्यूशन का शिकार होना पड़ा। तो हम देखते हैं कि ऐसी बहुत सारी बातें जो कुछ जगहों के नाम चेंज कर देना, मतलब डेलिबरेटली हर थोड़े दिन में आपको कुछ ना कुछ ऐसा एजेंडा नज़र आएगा कि उसके ज़रिए से मुसलमानों को थोड़ा सा कुछ तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश की जाएगी।
अब हो क्या गया है कि पिछली दफ़ा जो हुकूमत तो चुन के आई है, तो उसके अंदर में इतनी भरपूर मेजॉरिटी से चुन के आई है कि उनका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं रह गया। अगर वो मिली जुली सरकार रहती, उसके अंदर 2-4-5 पार्टियों की ज़रूरत पड़ती, तो शायद ये इतनी बेबाकी से या इतनी हिम्मत से वो काम नहीं ले सकते थे। लेकिन चूंकि भरपूर फुल मेजॉरिटी है उनको चुन के आई है, इस वजह से वो जैसा चाहते हैं कायदा बना लेते हैं और उसके बाद में उसके असरात जो है हम सब लोगों को भुगतने पड़ते हैं। अभी चंद महीनों बाद में एक दफ़ा फिर से जनरल इलेक्शन आने वाला है और उस वक्त फिर हमारे पास में एक मौका रहेगा कि हम जो है इस हुकूमत के बारे में क्या करना है, कि किन लोगों को चुन के देना है, वो आवाम के पास में अपने पास में एक ऑप्शन आएगा। अभी हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम देखें कि किस तरीके से हम अपने वोट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा वोट शेयर जो है वो बढ़ना चाहिए, उसका परसेंट, ये हमारा बिल्कुल मेन टारगेट होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे जितने भी 18 साल के ऊपर के बच्चे हैं, लड़के हों या लड़कियाँ हों, वो सारे के सारे उनके नाम जो वोटर लिस्ट में होना चाहिए और ये सब हमने पहले से चेक कर लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि एक इलेक्शन और दूसरे इलेक्शन के बीच में कुछ लिस्ट में रिवीजन होता है, तो कुछ लोगों के नाम छट जाते हैं, कट जाते हैं, कोई ऑब्जेक्शन डाल देता है। तो हमको जो है वक्त है हमारे पास में, तो इस मौके के ऊपर में हम लोग जो है अपना लिस्ट के अंदर में नाम चेक कर सकते हैं। आजकल नाम चेक करना बहुत आसान है, एक एप्लीकेशन भी आती है और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है, वहाँ पर भी आप इमीडिएटली आपने अगर एपिक नंबर वगैरह डाला या अपना नाम भी डाला तब भी आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। तो हमको ये देखना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ के घर के सारे लोग जो भी एलिजिबल हैं वो सब उनके नाम जो हैं इलेक्टोरल लिस्ट में हैं, कौन से बूथ में हैं, कौन से उसमें हैं, इसका भी हमको पहले से मालूम है। कई दफ़ा ऐसा देखा गया कि इलेक्शन के दिन पे हम जागते हैं, फिर ढूंढते हैं कि भाई हमारा नाम कौन से बूथ में है, तो पता चलता है कि इधर लाइन लगाते हैं, पता चलता है ये बूथ में आपका नाम नहीं है, आपका नाम तो कोई दूसरे बूथ में चला गया। तो ये सारी चीज़ें जो है लास्ट मोमेंट के ऊपर फिर आपके पास इतना टाइम नहीं रहता है। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है वो अपने किसी छोटे मोटे काम में मसरूफ़ हो जाते हैं, बोलते हैं नहीं यार अगर मैं वहाँ वोट डालने जाऊँगा तो मेरे 2 घंटे ख़राब हो जाएंगे। हम उसको मामूली चीज़ समझते हैं, हालांकि ये हमारी बका का मसला है। हम बाकी 5 साल में की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक दिन तो कम से कम निकाल सकते हैं, उसके लिए फारिग कर सकते हैं। सरकारी छुट्टी भी होती है उस दिन और कोई आपको वोट डालने से रोक नहीं सकता उस दिन। लेकिन कुछ लोग अपने उसमें तसाहुल की वजह से, किसी वजह थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब है तो भी नहीं जा रहे, घर में कुछ प्रोग्राम है तो भी नहीं जा रहे। कुछ लोग तो ऐसे रहते हैं कि यार क्या करना है कि अपने को वो छुट्टी का देना, चलो पिकनिक बनाएंगे, बाहर चले जाते हैं। तो ये इस किस्म की चीज़ें जो हैं इनको हमको अपने लोगों को बताने हैं कि नहीं ये जो है ये हमारे समाज के लिए, हमारे बका के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। ये हमारे पास मौका है, इस मौके का हमको जो है वो सही इस्तेमाल करना है और हमको कोशिश करना ही चाहिए कि हम जो है पूरी तरीके से वोटिंग हमारी होना चाहिए, ताकि हमारा वोट जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारा वोट भी है और जा भी नहीं रहा है वहाँ पर। एक दूसरी बात जो है इसके ताल्लुक से कि वोट कैसे किसको देना, ये भी एक मसला रहता है। कई दफ़ा क्या होता है कि हम बड़ी छोटे मोटे जज्बाती मसलों के ऊपर उलझ जाते हैं और अपना वोट जो है वो ऐसे लोगों को देते हैं जो आपके किसी काम के नहीं रहते। ये बड़ा दूरंदेशी काम रहता है। सिर्फ कोई आदमी अपने इलाके का है, अपनी बिरादरी का है, अपनी कम्युनिटी का है, इस वजह से उसको वोट दे देना, जबकि मालूम है कोई चुन के आने वाला नहीं है। तो ये सारी चीज़ें दूरअंदेशी की हमारे पास में रहेगी, भाई कौन से आदमी को वोट देना चाहिए। दूसरी बात है वोट आदमी जिसको देगा तो भाई वो आदमी उस लायक है भी कि नहीं, वो अपना काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो ये सारी बातें हमारे ध्यान में होना चाहिए और उसको देखकर जो है हमने कई दफ़ा आपने सुना होगा कि इलेक्शन के वक्त में लोग बहुत पैसा बांटते हैं, कुछ दारू पड़, मतलब अलग ये कोई चलन है। वो लोग 500 रुपये में, 1000 रुपये में अपने वोट बैठते हैं। उनके कुछ एजेंट आ जाते हैं बस्तियों में, ख़ासतौर से जो गरीब बस्तियाँ वहाँ पहुँच जाते हैं और पूछ लो भाई कितने वोट हैं आपके घर में, चलो इतने 5000 रुपये लो चलो। तो ये क्यों हो रहा है? ये इस वजह से हो रहा है कि उनको अपने वोट की अहमियत का अंदाज़ा नहीं है। वो 1500 रुपये के नुकसान की वजह से 1500 रुपये के लिए जो है अपना वोट ज़ाय कर देते हैं। तो इसका अगर अवेयरनेस हो जाए, अगर वो आदमी कितना भी गरीब आदमी रहे, अगर उसको अहमियत है कि उसको पता है कि नहीं भाई ये मेरा वोट है, ये इसकी एक अहमियत है और इसके ऊपर मेरा जो है वो मुस्तकबिल है, तो फिर अपना वोट जो है सोच समझ के डालने की कोशिश करेगा। तो ये जो चीज़ है ये हमको ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरत है। अभी इसके अंदर में अभी यहाँ पर
एक इंडिविजुअल की मैंने बात किया था कि हम लोग अपने घर में देखें, उसी तरीके से एक दूसरी चीज़ है कि हम अपने आसपास और अपने दोस्त अहबाब हैं उनसे भी ज़रा थोड़ा सा गुफ्तगू कर लें कि भाई तुम्हारा वोटिंग है कि नहीं सबकी, अगर नहीं हो तो क्या करना चाहिए। अभी जैसे कि अभी एक मुहिम चल रही है कई इलाकों में, आपने देखा होगा जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया के पास में एक पॉलिटिकल पार्टी वालों ने ऑफिस डाला है, इस तरीके से किसी ने मानकापुर में डाला है। एक बड़ी अच्छी बात हुई जाफरनगर की मस्जिद के अंदर में भी जो है एक टेबल लगाया गया है और ज़ोहर की नमाज़, असर की नमाज़, मगरिब की नमाज़ के बाद में वहाँ पर लोग लैपटॉप लेके बैठते हैं और उसके अंदर में जिसकी किसी को अगर नया रजिस्ट्रेशन कराना है या किसी को अपना एड्रेस चेंज करने का है या नाम में कोई चीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो सारी बातें अभी हो जाएंगी। अब उसका टाइम मेरा ख्याल से शायद ये 20 दिसंबर ऐसा कुछ तो भी टाइम है उसका, उससे पहले पहले लिस्ट जो है वो रिवाइज़ हो जाएंगी। फिर एक दफ़ा रिवाइज़ हो गई थी फिर बाद में फिर तो चेंज नहीं हो पाएगी। तो उससे पहले पहले जो है हम लोगों को कोशिश करनी है कि हमारे यहाँ कई दफ़ा काम करने वाली हैं आती हैं, हमको उनसे भी ज़रा पूछ लेना चाहिए, भाई वोट तो उसका भी है, आपका एक वोट है तो उनका भी वोट है, उनके घर वालों को। कई दफ़ा वो लोग जो है अपनी माशी मजबूरी के हिसाब से ज़रा थोड़ा सोचते हैं, तो हमको उनको भी ज़रा इनक्रेज करने की ज़रूरत है कि वो लोग भी जो हैं वो अपना वोट का जो है बराबर इस्तेमाल करें और बराबर वोट डालने जाएँ। तो इसकी ये चीज़ें जब हमारे इससे क्या होगा कि एक माशरे के अंदर में अवेयरनेस पैदा होगा, हम सभी लोग अवेयर हो जाएंगे और जब अवेयर हो जाएंगे तो उतनी वोट की ताकत और ये वोट की ताकत का आप नतीजा देखोगे। कर्नाटक के अंदर में बताते हैं जो स्ट्रेटेजी भी पिछले इलेक्शन के अंदर में अडॉप्ट की गई, उसके अंदर में जो है पर्सन टू पर्सन बहुत उन्होंने कॉन्टेक्ट किया। एक तो होर्डिंग लगाना, जल्द से जुलूस करना, ये करना उस तरीके, लेकिन इस मरतबा जो उन्होंने स्ट्रेटजी अडॉप्ट की थी उसके अंदर में पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट करके लोगों को बता के समझा के ये तरीका काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित हुआ है। तो हमको भी जो यहाँ पर अपने इलाके में, अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्त अहबाब में सब लोगों से ताल्लुक़ करके भाई आपका वोट बराबर है कि नहीं, अगर किसी को कई लोगों को कोई जानकारी नहीं रहती तो उस सूरत में हम उनको ज़रा बराबर गाइड कर दें कि अरे भाई तुम इधर चला जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा, ये फलानी जगह चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। मालूमात और देखो माइग्रेशन का एक बहुत बड़ा मसला है शहरों के अंदर में, क्योंकि शहरों के अंदर में हर साल हज़ारों आदमी वो होते हैं जो बाहर से आके बसते हैं और हज़ारों अपना ठिकाना छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। अब इनको पता ही नहीं रहता है कि इनका बोले हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई राशन कार्ड नहीं है, कोई ये नहीं, लेकिन सबका आजकल जो है आधार कार्ड हर आदमी के लिए कंपलसरी हो गया है। तो आधार कार्ड के बेसिस पर आप कहाँ रहते हैं, इस बेसिस के ऊपर में आपका जो है रजिस्ट्रेशन कहीं पर भी हो सकता है। तो ये बातें भी जो है हमको लोगों को बताने की बहुत ज़रूरत है इसको। अभी जैसे मैं बता रहा था कि इसके लिए सरकार भी चाहती है, जैसे अगर किसी को किसी वोटर लिस्ट में नाम नहीं है या डलवाना है या कुछ चेंज करना है, तो उसके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चीज़, या तो फिजिकल फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 8 वगैरह भर के आप खुद सबमिट कर सकते हो ऑफिस में, गवर्नमेंट का तहसील ऑफिस के अंदर में, और या जो यहाँ पर जो एजेंट वगैरह जो लोग खोल के रखे वहाँ भर सकते हो, और या ऑनलाइन से ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है कि फिर गलती के इम्कान कम हो जाते हैं, यानी आपको क्लियर दिखता है कि भाई आपने क्या स्पेलिंग नाम की डाली। कभी कभी क्या रहता है कि नाम की स्पेलिंग में भी फ़र्क पड़ जाता है, तो इसलिए जो है ऑनलाइन अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें इमीडिएटली आपको जो है वो सारी चीज़ें मिल जाती है, आपका नाम भी सही आ जाता, आपका एड्रेस भी सही आता। वरना कई दफ़ा लोगों की शिकायत मिलती है भाई नाम गलत कर दिया, बाप की जगह बेटे का नाम डाल दिया, बेटे की जगह कुछ और नाम डाल दिया, तो ऐसा बहुत सारे केसेस होते हैं। तो ये जो क्योंकि वहाँ ऑफिस के अंदर में क्या है, 1-2 आदमी बैठे रहते हैं, अब कंप्यूटर में अपने जल्दी उनको टारगेट रहता है, तो उसके हिसाब से वो बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं। तो ऑनलाइन फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है, जो यहाँ पर जिन लोगों ने ऑफिस खोले हैं वहाँ पर जाकर, या अगर कोई एक्सपर्ट है तो अपना खुद मोबाइल से खुद भी कर सकते हैं, वैसे भी हो जाता है। तो ये बात जो है हमारे जहन में होनी चाहिए। एक और बात ये है कि कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि सियासत जो है वो एक बहुत ही कोई मकरूह चीज़ है और उससे हम दूर रहना चाहिए। ये दुनिया जो है वो सियासी लोगों से चल रही है, इनके पास में जितना, अगर आप समाज के अंदर में कोई चेंज या कोई रिफॉर्मेशन करना चाहते हो तो आपको सियासत के अंदर में जो है आपका अमल दखल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके पास ही फंड्स रहते हैं। अभी जैसे हमारा ये इतना बड़ा इलाका है, हम देख रहे हैं कि इलाका डेवलप हो रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारी बेसिक फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट स्कीम के हिसाब से होना चाहिए थी वो नहीं है। जैसे यहाँ पर कोई पब्लिक पार्क हो, स्टूडेंट्स हॉस्टल हो, या समाज भवन हो, तो या लाइब्रेरी हो, इस किस्म की, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि हर इलाके के अंदर में इस किस्म की चीज़ें होना चाहिए। तो ये अगर हमको नहीं दिख रही है तो ये बातें हम जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव या जो उम्मीदवार हैं उनको बोल सकते हैं कि भाई देखो हमारे इलाके में ये चीज़ नहीं है, ये प्रॉब्लम है। ये लोग करने वाले रहते हैं, हम अगर ऑफिस के चक्कर लगाते रहेंगे तो वो काम हो सकता है बहुत टाइम लगे, लेकिन इनके थ्रू या इनके तवज्जो से कुछ काम करने जाएंगे तो काम बड़ी आसानी से हो जाता है।
तो हमको ये बात भी ध्यान रखना चाहिए, ये वो काम करने का तरीका होता है। तो हमको जो है ऐसा नहीं कि एक दफ़ा वोट दे दिया उसके बाद में फिर ना हम इनको पूछ रहे हैं, नहीं नहीं, उनसे कॉन्टेक्ट बनाए रखने का। और हमारे पास एजेंडा हमेशा रहना चाहिए। हम किसी को वोट दे रहे हैं तो भाई उसके कुछ मुतालबात हमारे पास होना चाहिए कि भाई हमारे ये मुतालबे हैं, ताकि हम उससे फिर बाद में पूछ सकें कि भाई हमने मुतालबा किए थे, आपने सुने भी थे, आपने हाँ भी बोला था, लेकिन अभी जो है आप ये काम नहीं हो पा रहा है। तो अगर आप वो परस्यू करते रहेंगे, फॉलोअप करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह वो काम भी हो जाएगा। और इसी बहुत सारे, अब जैसे अपने इलाके के अंदर कोई कब्रिस्तान नहीं है, बहुत बड़ा मसला, आबादी इतनी बढ़ती चली जा रही है। अब उधर के जो पुराने शहर के कब्रिस्तान वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर है कि मरघट के लिए, कब्रिस्तान के लिए जगह, लेकिन ये सारी जगहों के लिए फॉलोअप करना पड़ता है। कायदा अपनी जगह है, लेकिन जब तक कि कुछ लोग उसके पीछे पड़ेंगे नहीं, उसके फॉलोअप नहीं करेंगे, तब तक कि वो काम नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो है, जिन लोगों को हमारे मुतालबात की लिस्ट भी होना चाहिए, और वो लिस्ट को जो है हम लेके उनके सामने पहुंचना भी चाहिए हमने, कि भाई ये हमारे मुतालबात थे, आपने इनका क्या किया। तो ये कुछ बातें हैं जो हमको कहने का मतलब यही है कि ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में होना चाहिए। वोट देना एक ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि बस एक दिन आया, वोटिंग का दिन आया, हमने किसी को भी ठप्पा मार दिया, दे दिया जिसको समझ में आया, उसके बाद में भूल गए। नहीं, ये मुल्क इसी तरीके से चल रहा है। ये लोगों के पास में इतने फाइनेंशियल पावर रहते हैं कि आप देखो कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर में जो वहाँ के एमएलए एमपी रहते हैं, बहुत डेवलपमेंट का काम कर लेते हैं, सिर्फ काम करने वाले रहते हैं, और उनको काम करवाने वाले कुछ लोग रहते हैं। तो हमारे इलाके के अंदर में भी अगर हम बहुत सारे कुछ ये जैसे मैंने लिस्ट बताया आप लोगों को, कोई पब्लिक लाइब्रेरी नहीं है, कोई समाज भवन नहीं है हमारे पास में, बड़े पार्क नहीं है हमारे पास में, तो ये सारी चीज़ों के अगर मुतालबा कर रखोगे तो उनके पास फंड्स रहते हैं, वो उसके ज़रिए जो है काम पूरा कर सकते हैं। तो इस मौके पर मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि हम ज़रा इस बात को वो चेक करें अपने तौर पर कि आपके घर वाले और आपके जो ख़ानदान वाले हैं या दोस्त अहबाब हैं, वो सभी लोगों के जो है वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं। कभी वोटर कार्ड बना था वो ठीक है, लेकिन अभी लिस्ट में नाम है कि नहीं उसको वेरीफाई कर सकते हैं। बहुत आसान है, 2 मिनट के अंदर वेरीफाई हो जाएगा आपका नाम जो है वो कहाँ पर है कि नहीं है तो कौन से बूथ के ऊपर में। तो यही चंद बातें थी आज के इस टॉपिक से के ताल्लुक़ से मेरे जहन में आई, मैंने आप लोगों के सामने पेश की। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है हिंदुस्तान में हमारे मुसलमानों को सियासी तक़वियत अता फ़रमाए। जी, आपने मेरी बातों को सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आफ्ताब आलम खान साहब। इस सिलसिले में जो अहम चीज़ यही है कि हम सुन तो रहे हैं, लेकिन वाकई हमारे घर के जितने भी 18 साल के उम्र को जो पहुंच चुके हैं, उनके नाम लिस्ट में आए कि नहीं, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। जो तंजीमें या जो पार्टियां मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाना चाहती हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। हम उनके कंपैरिजन में कहीं पर भी नहीं हैं। उनके यहाँ तो उनके जो कार्यकर्ता लोग होते हैं, वो एक एक पेज पन्ना प्रमुख बनकर एक एक पेज को लेकर एक एक घर में जाते हैं कि हमारे लोगों के वोटर लिस्ट में आए या नहीं, और जाके उनको मोटिवेट करते हैं, उनके नाम दर्ज करवाते हैं, सब करवाते हैं। हमारे पास में इस तरह की कोई तंजीम नहीं है, कोई फ़ंड नहीं है, हमारे साथ मजबूरी है। लेकिन हम खुद ये अपनी ज़िम्मेदारी अगर हम समझ लें, हर फर्द अगर ये अपनी ज़िम्मेदारी समझ ले कि मेरे घर के जितने भी वोटर हैं या वोट देने वाले हैं 18 साल के ऊपर, या मेरे रिश्तेदारों में जो हैं, उन सब के नाम वोटर लिस्ट में हैं या नहीं। हम भले ही 14-15% हों, लेकिन ये बहुत बड़ा पावर है। अगर 14-15% का वोट वन साइडेड होकर किसी कैंडिडेट के फेवर में जाता है, तो उस कैंडिडेट का जीतना आसान हो सकता है। वो हमारी पावर वहाँ समझ में आती है। और आज हम बिल्कुल बेवज़न होकर रह गए। आज ये आलम है कि कल मैं आज ही देख रहा था सुबह में कि कैंडिडेट यूपी का मुख्यमंत्री बुलडोज़र लेकर प्रचार कर रहा है। राजस्थान में गया है प्रचार करने, शर्म नहीं है इनको। अपने आप को साधु बोलते हैं, अपने आप को धर्म का रक्षक बोलते हैं, और लोगों के घरों को तोड़ने में बड़ी उनको फ़ख्र महसूस होता है कि मैंने एक बंदा अगर घर का बच्चा कोई गलती कर दे तो उसका घर तोड़ दिया जाए। ये है इनका इंसाफ, और अपने आप को धर्म का ठेकेदार कहते हैं। ये तो सोचने की बात है, और मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा सोचने की बात है कि ऐसे लोगों को किस तरह इक़्तिदार से रोका जाए। ये बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आपके पास सिर्फ एक तरीक़ा है, वो आपका वोट, जिसका कि भरपूर इस्तेमाल होना चाहिए।
और कर्नाटक के मुसलमानों ने जो 14-15% ही मुसलमान वहाँ पर भी, उन्होंने ये करके दिखाया है, हमारे सामने मिसाल है। ज़्यादा शोर शराबा करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा जुलूस निकालने और बैनर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। काम खामोशी से हो तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। यही बातें थी जो आफ्ताब आलम साहब आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। हमारे मोहल्ले में जनाब ज़फ़र सोलंकी साहब हैं, वो इस काम में लगे हुए हैं। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो अभी यहाँ पर शेख साहब भी, जनाब मोहम्मद इसहाक शेख साहब, जो इस सिलसिले में खुसूसन कोशिशें कर रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं, ग्रुप्स से अलग अलग मुलाकातें कर रहे हैं, मोहल्लों में घूम रहे हैं, लोगों में ये जागृति या अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी यहाँ मौजूद हैं। नमाज के बाद भी आप उनसे रब्ता कायम कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और नहीं तो हमारे मोहल्ले में तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़फ़र सोलंकी साहब काफ़ी एक्टिव हैं, उनसे रब्ता करके अपना, और आजकल तो सबके पास मोबाइल है, सर ने कहा एक पोर्टल है उसका, इलेक्शन कमीशन का, उस पर चले जाएं, अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करके खुद ही अपलोड कर दें, आपका घर बैठे काम हो जाता है। लेकिन ज़रूरत है कि हम बिल्कुल इसको ध्यान से करें। इन्हीं बातों के साथ मैं फिर से एक बार जनाब आफ्ताब आलम साहब और जनाब मोहम्मद इसहाक शेख साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। दोनों हज़रात यहाँ पर आए, ये एक मुहिम चला रहे हैं। मैं सोचा इस मौके पर यहाँ को मदू करना ज़्यादा बेहतर होगा। यहीं पर अपनी बात खत्म करते हैं। जिन हज़रात ने सुन्नतें नहीं अदा की वो सुन्नतें अदा करते हैं। शुक्रिया।